हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज। तो मैं हूं आपका सानू भैया। आज आपको कराने जा रहा हूं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म ऑफ एन एपी। अगर हमें कोई एपी दे रखी है तो उसकी nth टर्म क्या होगी। तो चलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। पहले कि एक लड़की थी शालिनी ने जॉब के लिए अपना अप्लाई किया। जब उसकी जॉब लगी तो स्टार्टिंग में उसकी सैलरी थी मान लो 8,000 रुपये। कितनी थी? 8,000 रुपये। तो उसके मैनेजर ने कहा कि अगर आप अच्छा काम करते रहोगे, ऐसे ही काम करते रहोगे तो आपकी 500 रुपये सैलरी हर साल बढ़ा दी जाएगी। तो उसने कहा चलो ठीक है, और फिर उसने इस तरीके से ज्वाइन भी कर लिया। तो उसकी पहले साल यानी कि सारे मंथ उसकी सैलरी रही 8,000 रुपये। अगले साल उसकी हर मंथ 500 रुपये बढ़कर के मिली। कितनी मिली? 8,500 रुपये। फिर उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि तीसरे साल उसको सैलरी मिली 8,000 में 1,000 रुपये प्लस हो गए, क्योंकि 500 8,500 हो गए थे। 8,500 में फिर 500 प्लस हो गए तो 9,000 हो गए। इस तरीके से उसकी सैलरी बढ़ती चली गई। 9 के बाद 9,500, 9,500 के 10,000, 10 के बाद 10,500, 11, 11,500, 12, 12,500, 13, इस तरीके से चलती रही। अब मान लो शालिनी कंटिन्यू करती है अपनी जॉब 10 साल तक के लिए। कितने साल तक के लिए? 10 साल तक के लिए। तो हम कैसे पता करेंगे कि उसकी जो है 10 साल बाद सैलरी क्या होगी, या 10वें साल में उसकी सैलरी क्या होगी। चलो 10वां तो बहुत छोटा है, हम प्लस करके निकाल लेंगे। 10 साल है तो उसकी 9 साल की सैलरी निकाल लो, फिर 10वें में 500 प्लस कर दो। 9 साल की कैसे निकलेगी? आपकी 9 बार जो है उसको 500 को प्लस कर लो, और जो उसकी सैलरी पहले ईयर थी यानी कि 8,000 रुपये उसको प्लस कर दो, तो आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 बार जब आप 500 को प्लस करोगे 9 पंजे 45 यानी कि 4,500 रुपये। अब 4,500 को 8 में प्लस करोगे 12,500 रुपये। इस तरीके से तो अब देखिए जब 12,500 हुई तो मान लो एक तो छोटा सा था, हमने जल्दी से कैलकुलेशन कर ली। अब हो सकता है वो शालिनी जो है कंटिन्यू से जॉब इतनी अच्छी लग रही है, कंफर्ट फील कर रही है, वो उसी जॉब को परस्यूइंग करती रहती है, कंटिन्यू करती रहती है। तो मान लीजिए शालिनी चाहती है कि मेरी 25 साल बाद 30 साल बाद क्या सैलरी हो जाएगी। तो अब कोई बार बार इतना तो प्लस करने से रहा, तो इसका कोई ना कोई आसान सा तरीका बताइए। तो उसका आसान तरीका बताते हैं आज आपको। तो चलिए उसका आसान तरीका बताने के लिए ही nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला आया। क्या आया? nth टर्म ऑफ एपी। यानी कि मान लो अभी मैंने जो आपको एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल में क्या बताया मैंने आपको? शालिनी जॉब कर रही थी, शालिनी की जो जॉब थी उसकी मान लो सैलरी क्या थी? सैलरी ऑफ शालिनी फॉर फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल में जो उसकी सैलरी थी वो कितनी थी? 8,000 रुपये। कितनी थी? 8,000 रुपये। फिर उसकी जो हर साल इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट इन सैलरी, इंक्रीमेंट इन हर सैलरी, वो कितना था? वो था 500 रुपये का। कितना था? 500 रुपीज़। अब मान लो बार बार 500 रुपये हर साल बढ़ता रहेगा। तो जैसे कि मान लो पहले थी 8,000, तो सैलरी उसकी सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगी? सैलरी ऑफ शालिनी फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी? पहले ईयर में कितनी थी उसकी? 8,000 रुपये। कितनी थी? 8,000 रुपये। अब उसमें 500 रुपये और प्लस कर दो तो कितनी हो जाएगी? 8,500 रुपये। कितनी हो जाएगी? 8,500 रुपये। तो चलिए अब देखो अगले थर्ड ईयर में यानी कि तीसरे साल में सैलरी क्या हो जाएगी शालिनी की? इस तरीके से सैलरी ऑफ शालिनी फॉर थर्ड ईयर में उसकी सैलरी हो जाएगी भैया 8,500 थी। अब 8,500 में फिर से 500 प्लस कर दो। 8,500 में एक और 500 प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा हमारा? यह हो जाएगा 9,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 9,000 रुपये। अब इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब क्या कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो मैं एक बारी में निकाल दूं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखो अगर मान लो निकालनी है हमें फॉर 10th ईयर, 10वें साल की सैलरी निकालनी है शालिनी की। 10वें साल की कैसे निकलेगी? सैलरी ऑफ शालिनी की जो सैलरी है वो फॉर 10th ईयर
फॉर 10th ईयर। 10 साल की जो निकलेगी, 10 साल की कैसे निकलेगी, उसकी सैलरी ऑफ 14 ईयर्स, सैलरी ऑफ 14 ईयर्स प्लस सैलरी ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल की, और प्लस 500 रुपये, प्लस 500 रुपये। क्यों? क्योंकि देखो 500 तो हर साल बढ़ रही है, और जो उसकी 14 साल की सैलरी होगी वो उसमें 500 प्लस कर दो। अब 14 साल की कैसे निकलेगी, 8000 तो थी पहले साल में 8000 थी, अब 500 प्लस 500 प्लस 500 इस तरीके से करते चले जाओ। 500 कब तक, ये प्लस करते चले जाओ भैया 13 टाइम तक। कितने टाइम तक, 13 साल तक, 13 साल तक बढ़ेगी। अब देखो बार बार 500 प्लस करो, इससे बेहतर है 13 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसे 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आपका 8000 हो गया, ठीक है। अब 13 5 जा 65, 00 प्लस 500, तो ये हो गया आपका 8000 प्लस, अब इन दोनों को प्लस कर दिया तो 7000 आ गया। अब इस 7000 को 8000 से प्लस करेंगे तो पता चला आ गई सैलरी 15000। कितनी आ गई, 15000। यानी कि शालिनी 10 साल बाद कितनी सैलरी उठाएगी, शालिनी 10 साल बाद 15,000 रुपये कमाएगी। अब मान लो ये एक और मान लो, अगर वो कहना चाहती है कि भैया मैं तो 30 साल तक या 25 साल तक करना चाहती हूँ, तो 25 साल तक कैसे निकलेगा। तो अब देखो एक चीज हमने यहाँ पर देखी, या इस तरीके से कह लो कि सैलरी ऑफ शालिनी फॉर 25th ईयर। अब देखो 25th की कैसे निकलेगी, पहले आप क्या करो 8000 प्लस कर लो, या इस तरीके से कर लो कि शुरू में उसकी कितनी थी भैया 8000 थी, ठीक है। 8000 में अब आप जो है वो प्लस कर लो कि बचे हुए 24 साल तक 500 रुपये जोड़ दो। 500 प्लस 500 प्लस 500 इस तरीके से जोड़ते जाओगे, कब तक, अप टू 24 टाइम्स। कितने टाइम्स, 24 टाइम्स, क्योंकि 24 साल तक तो 500 बढ़ रही है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा ये 8000 रुपये प्लस, फिर वही वाली बात 24 बार 500 प्लस करो, या 24 से 500 को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो 0 की 0, 0 की 0, 5 4 से 20 की 0, कैरी 2, 5 2 से 10 और 2 12। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ से सैलरी हो गई 20,000। कितनी हो गई, 20,000 सैलरी हो गई शालिनी की 25 साल बाद। तो यानी कि यहाँ से एक चीज दिखाई दी हमें कुछ कॉमन सा, कि हम क्या कर रहे हैं, पहले जो ये फर्स्ट टर्म थी इस फर्स्ट टर्म को प्लस कर रहे हैं, यानी कि जो पहले साल की सैलरी थी, फिर उसके बाद जितने साल का हमें निकालना, जैसे 25 का निकालना है तो उससे एक माइनस कर रहे थे, उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे -1 से, और किसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे देखो 24 साल है, 24 × 500 कर रहे थे ना यहाँ पे। अब 24 क्या है, n-1, क्योंकि n क्या है हमारा 25, तो n में से -1 करा तो कितना आ गया 24, और ये कितना हमारा d है, कॉमन डिफरेंस। तो यहां से एक चीज निकल के आई nth। अब देखो यहां से अगर मैं कहूं कि क्या ये AP बन रही है, यस ये AP बन रही है। AP क्या बन रही है, AP 8000, 8500, 9000 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, फिर हमारा कितना है 15,000 डॉट डॉट डॉट, 15,000 के बाद भी फिर हमारी 20,000 डॉट 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 चलती जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट ही नहीं है, कहीं रुकी नहीं रही। अब देखो पहले 8000 था, फिर 8.5, फिर 8.5 के बाद 9। क्या इन दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, बिल्कुल सेम है। क्यों, क्योंकि 9000 में 8.5 को माइनस करूंगा आएगा 500, 8.5 में से 8000 को माइनस करूंगा आएगा फिर से 500। तो अब यहाँ से फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ आपको। फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला देखिए, हमने nth टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है, nth टर्म। मान लो nth का मतलब है कोई सी भी, nth टर्म ऑफ NAP, किसी भी AP की nth टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है, nth टर्म। यानी कि आप उसे 10 ले सकते हो, n को 25 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, एज योर विश। आप n को कुछ भी ले सकते हो। तो ये जो nth टर्म आएगी आपकी AP की, उसे डिनोट करते हैं AN से। किससे, AN, ठीक है। अब ये AN जो होगा, हमने यहाँ पर देखा कि हम पहले सबसे पहले क्या प्लस करते जा रहे हैं, A प्लस कर रहे हैं, बार बार क्या प्लस कर रहे हैं, A क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म, क्या हो गया फर्स्ट टर्म,
प्लस, और ये जो n था, जैसे देखो यहाँ पे n की वैल्यू थी 15, हमने 14 से माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि यहाँ से आया हमारा n-1। क्या आया? n-1। और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? कॉमन डिफरेंस से, d से, कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि d से। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। समझ में आया क्या? an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। यहां से हमारा ये फॉर्मूला आ गया। समझ में आया? अब देखिए कुछ मैं आपको ये दोबारा से समझा देता हूं, चलो ये एग्जांपल बाद में करेंगे। पहले क्या है? an क्या है? an देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, a प्लस n-1d। ये एक फॉर्मूला आ गया। अगर कोई एपी हमें दे रखी है, उस एपी में ये an जो होगा ये होगा आपका लास्ट टर्म, इसे हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को हम L से भी डिनोट करते हैं, इसे हम जो है nth टर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? nth टर्म। फिर उसके बाद ये जो a है ये कहलाती है फर्स्ट टर्म। क्या कहलाती है? फर्स्ट टर्म। फिर उसके बाद ये जो n है मतलब नंबर ऑफ टर्म इन एन एपी, नंबर ऑफ टर्म इन एन एपी। किसी भी एपी में जो हमें नंबर ऑफ टर्म दे रखी है, मान लो उस एपी में 20 टर्म है तो n की वैल्यू 20 हो गई, हमें 15वीं निकालनी है तो n की वैल्यू 15 हो गई। और ये जो d है आपका, ये है कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जैसे हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। तो ये आशा करता हूँ कि फॉर्मूला तो पूरा समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया है। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख सकते हैं वो। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं कि भैया हमें ये समझ में नहीं आया। अब इस चीज से देखो, इस फॉर्मूले में कितने वेरिएबल हैं? 4। एक है an मतलब लास्ट टर्म, एक है a मतलब फर्स्ट टर्म, एक है n मतलब नंबर ऑफ टर्म, और एक है d मतलब कॉमन डिफरेंस। अब यहां पर जब 4 वेरिएबल हैं तो आपको इन चारों में से कोई ना कोई एक गायब होगा और बाकी 3 गिवन होंगे। जब इस फॉर्मूले में से 3 गिवन होंगे, गायब होगा, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं आप उस वैल्यू को, जो भी वो आपकी वैल्यू थी। तो चलिए पहले मैं आपको कराता हूं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखिए इसका आंसर, ये हमारा थोड़ी सी यहां पर जगह कम हो गई थी तो वो लिख दिया था। अब देखो फाइंड 10th टर्म। क्या बोला? 10th टर्म। n की वैल्यू क्या दे दी? 10। एपी दे रखी है 2 7 12 डैश 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 डैश। सबसे पहले क्या करना है? कुछ नहीं, एपी लिख देनी है। एपी क्या दे रखी है? 2 7 12 डैश डैश डैश। जब भी आपको एपी दे रखी होगी सबसे पहले एपी लिख दोगे। एपी लिखने के बाद सबसे पहली टर्म लिखोगे, फर्स्ट टर्म। क्या दे रखी है यहाँ पे? a1 2। सेकंड टर्म a2 क्या दे रखी है यहाँ पे? 7। क्या भैया सेकंड टर्म लिखने की जरूरत है? यस, लिखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 10th टर्म पूछी है, an पूछा है, n की वैल्यू 10 दे दी, a और d ap से आ जाएगा। कैसे? देखो a इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 7, d क्या आएगा? a2 माइनस a1। क्या आएगा? a2 माइनस a1। a2 कितना है? 7 माइनस a1 कितना है? 2। 7 माइनस 2 यानी कि 5। d की वैल्यू 5। n की वैल्यू 10 बोला है। क्या बोला है? n की वैल्यू 10। an यानी कि an, चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। क्योंकि जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा, उतना ज़्यादा इजी रहेगा। अब देखो n की जगह क्या रखना है? 10। a10 इज इक्वल टू a की जगह क्या रखना है? 2 प्लस n की जगह क्या रखना है? फिर से 10 माइनस 1, और d की जगह क्या रखना है? 5। तो देखिए 2 प्लस 9 इंटू 5। अब यहाँ पर क्या लगेगा? बोर्ड मास। पहले मल्टीप्लाई होगा ना कि प्लस। अगर आपने प्लस कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? 9 प्लस 2 11, 11 5 जा 55। लेकिन आंसर क्या आएगा? 9 5 जा 45, 9 और 5 जा 45, और 45 में 2 प्लस किया तो आ गया 47। क्या आ गया? 47। चलो
तो हमारी ए 10th यानी कि 10th टर्म आ गई कितनी 47। कितनी आ गई 47 आ गई। समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब कराता हूं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 देखिए, विच टर्म ऑफ एन एपी। क्या बोला, विच टर्म, टर्म निकालनी है यानी कि एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, एपी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, एपी लिख लेंगे। एपी क्या दे रखी है हमें, एपी इज इक्वल टू 21 18 15 डैश 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 डैश। हमसे कहा है विच टर्म, यानी कि पहले सबसे पहले देख लेते हैं क्या गिवन है। अगर एपी दे रखी है तो A1 लिखिए, A2 लिखिए, D निकालिए। D निकालिए, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। कभी भी गलती नहीं होगी सीक्वेंस वाइज चलोगे तो। 18 माइनस 21 यानी कि प्लस माइनस 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 3, D की वैल्यू -3, एक A की वैल्यू 21। अब देखो निकालना क्या है, विच टर्म, टर्म यानी कि n। क्या निकालना है, n। नंबर ऑफ टर्म, आगे पढ़ो, इज 81। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 81। कौन सी टर्म 81 है हमें पता नहीं है, तो उसे क्या मान लेंगे, an, लास्ट टर्म, nth टर्म। क्या मान लेंगे, nth टर्म क्या दी हुई है 81, वो भी किसका, माइनस का। किसका, माइनस का 81। समझ में आया। अब देखिए an का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू माइनस 81। अब a की वैल्यू यहां से रखिए, a की वैल्यू क्या है 21 प्लस n की वैल्यू तो निकालनी है n माइनस 1, d की वैल्यू यहां से रखिए -3। कभी भी इसे खुला नहीं छोड़ेंगे, अगर यहाँ पे बिना ब्रैकेट के छोड़ दिया तो यानी कि -3 लगेगा, ना कि मल्टीप्लाई में। अब सबसे पहला काम जो करना है, बच्चे बहुत गलती करते हैं, सीधा डायरेक्ट 3 को डिवाइड में ले जाते हैं। नहीं, 3 को डिवाइड में नहीं ले जाना, पहले जो प्लस में होगा ये प्लस वाले को लेकर जाएंगे, उधर माइनस होगा, और अगर ये माइनस होता तो उधर जाके प्लस होता। सबसे पहला काम ये करना है। तो n माइनस 1 ये हमारा बचा, इधर बचा -3, इधर बचा हमारा -81 और माइनस का 21 पॉजिटिव था इसलिए माइनस हो गया। 1 और 1 2 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, माइनस का 1 0 10 हो गया, n माइनस 1। अब देखिए -3 मल्टीप्लाई में साइड में जाकर के डिवाइड में हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो देखिए n माइनस 1 की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, n माइनस 1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 34। -1 था, साइड में जाकर के +1 हो जाएगा। 34 + 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 35। बहुत ही आसान तरीके से निकाल लोगे बिना किसी एरर के। अगर यहीं पे एरर होती है बच्चों की, एक तो ब्रैकेट नहीं लगाते, वो माइनस रह जाता है, और फिर इसको नहीं ले जाकर के डायरेक्ट पहले से डिवाइड में ले जाते हैं। बोर्ड मास से चलना है, पहले ये पॉजिटिव का है, पहले इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि वो तो उससे मल्टीप्लाई होगा। चलिए आधा क्वेश्चन हमारा हो चुका है। पूछा था विच टर्म ऑफ एन एपी, n इज इक्वल टू 35। 35 टर्म जो होगी 35वीं टर्म होगी -81। आगे देखिए, आगे भी है क्वेश्चन में, ऑल्सो इज एनी टर्म 0। क्या कोई टर्म 0 है? अगर 0 है तो निकालिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। इस बार क्या करना है, इस बार करना कुछ नहीं है, an की वैल्यू 0 रख देंगे। an इज इक्वल टू 0, an में फिर वही लगाओ, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d लगाया तो a की वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 0। देखो पॉजिटिव 21 था, साइड में जाकर के नेगेटिव हो जाएगा, n माइनस 1 -3 इज इक्वल टू -21। फिर ये मल्टीप्लाई में साइड में जाकर के डिवाइड में जाएगा, n इज इक्वल टू -21 अपॉन -3, माइनस से माइनस गया, 3 से 7 बार में कट गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 था, n इज इक्वल टू 7, माइनस का था तो इधर आकर के पॉजिटिव 1 हो गया, n इज इक्वल टू 8। क्या इसमें 0 आएगा? यस बिल्कुल 0 आएगा। और कौन सी टर्म पे आएगा? 8th टर्म पे आएगा। 8th टर्म इस एपी की 0 होगी, देयरफॉर 8th टर्म ऑफ एन एपी, 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। इस एपी की 8वीं टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एक बात यहाँ पर ध्यान ये रखनी है, अगर ये n की वैल्यू नेगेटिव हो जाती तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। हमारे एपी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, n की वैल्यू या तो नेगेटिव होगी तब भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में होगी तब भी एक्सेप्टेबल नहीं है, या डेसिमल में होगी। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस बात का, n की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में ना ही डेसिमल में। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है हमारा? कह रहा है डिटरमाइन द एपी निकालनी है।
जिसकी थर्ड टर्म कितनी है 5 है और 7 टर्म कितनी है 9 है। अच्छा जी, चलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन। क्या है गिवन A3 गिवन दे रखा है हमें थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू 5। A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1D। A क्या हो जाएगा n क्या यहाँ पे 3 है तो इसे मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ A प्लस 2D। A प्लस 2D इज इक्वल टू 5 पहली इक्वेशन। एंड दूसरा क्या दे रखा है हमें सेवंथ टर्म कितनी दे रखी है 9 और A सेवंथ को लिख सकता हूँ मैं A प्लस 6D। कैसे भैया, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था A प्लस n माइनस 1D का A प्लस n की जगह रख दो 7 माइनस 1 6D। देखो आ गया। ऐसे यहाँ पे A प्लस n की जगह रखो 3 माइनस 1 2D इज इक्वल टू 5। अब देखो तुम्हें खुद दिख रहा होगा यहाँ से 2 इक्वेशन बन गई। 2 इक्वेशन कौन सी चैप्टर की है बच्चा पार्टी? ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर 3। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा चैप्टर 3 पढ़ा दिया है सानू भैया ने, देख लीजिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दो, खाली सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि ये तो हमारा सेम है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम एन इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा देखते हैं। A प्लस 6D इज इक्वल टू 9, A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। दोनों तरफ माइनस माइनस माइनस, ये गया 6 में से 2 गया तो कितना बच गया 4D। 9 में से 5 गया कितना बच गया 4D, मतलब 4D इज इक्वल टू 4/4 यानी कट के क्या आ गया 1। D की वैल्यू आ गई 1। अब इस D की वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में डाल दो, पुट कर दो। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने इसे डाल दी तो हमें वहाँ से क्या मिलेगा, A की वैल्यू मिल जाएगी A प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। A इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी कि A की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 5 माइनस 2 यानी कि 3। A की वैल्यू आ गई 3। अब इसने कहा हमसे AP निकालिए। AP के लिए हमें पहली टर्म मिल गई कितनी 3 और A2। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी A प्लस D। A कितना है हमारा 3 और D कितना हमारा 1। 3 1 हो गया 4। A2 की वैल्यू हो गई 4। A3 की वैल्यू हमें दे ही रखी है। A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी A3 प्लस D। A3 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 1 यानी कि 6। Therefore the required AP is हमारी क्या बन गई AP। पहली टर्म हमारी क्या आ गई, फर्स्ट टर्म 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 डॉट 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 डॉट, ये हमारी क्या बन गई AP बन गई। तो अब देखते हैं, चलो छठा एग्जांपल। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ अ नंबर। एक हमें लिस्ट दे रखी है नंबरों की, तो उससे पूछा है कि 301 क्या इसका नंबर है। चेक कर लेते हैं। द गिवन लिस्ट ऑफ अ नंबर इज। देखो इन्होंने खाली ये कहा है कि ये गिवन लिस्ट है नंबर्स की, ये नहीं कहा है कि ये एपी है। तो इससे पहले चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 5, सेकंड टर्म क्या है 11, थर्ड टर्म क्या है 17 और फोर्थ टर्म क्या है हमारी 23। सबसे पहले D1 निकालेंगे चेक करने के लिए। D1 क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 11, 11 माइनस 5 यानी कि 6 आ गया। अब निकालेंगे D2 क्या है A3 माइनस A2। A3 कितना है 17 माइनस D2 कितना है 11, 11 माइनस करा तो 6 आ गया। जब यहाँ से हमारा D1 बराबर D2 आ गया, देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी। द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी। ये जो गिवन लिस्ट है नंबर की वो क्या बना रही है एपी बना रही है। जब एपी बना रही है तो देखिए करते हैं इसे आगे। हमसे कहा है कि एपी में क्या ये जो है इसका टर्म है, अगर इसकी टर्म है तो एन की वैल्यू आ जाएगी। एन निकालना है। एन क्या दे दिया हमें, नाउ एन बराबर इज इक्वल टू 301। अब एन की वैल्यू जब 301 है तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1D इज इक्वल टू 301। अब ए की वैल्यू हमने रखी है यहाँ पर, क्या ए की वैल्यू थी हमारी 5 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी आई है अभी हमारी 6। d इज इक्वल टू 301। सबसे पहले मैंने कहा है प्लस का 5 है, साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे से n माइनस 1 6 इज इक्वल टू 301 माइनस 5। 301 में से 5 चला गया तो बचा 296
n-1। अब देखो ये 6 मल्टीप्लाई में था, साइड में जाकर के डिवाइड, क्या है 6 से कट जाएगा, 6 4 24 और ये बचा 5 6 8 नहीं 54 नहीं आता, 56 नहीं आता, 54 आता है। तो यहाँ से चलो थोड़ा सा तो कट जाएगा, ये 3 बार में गया, ये 2 1 जा 2 4 जा 8 2 8 जा 16, अब ये नहीं कटेगा। अब देखो n की वैल्यू -1 है, साइड में जाकर के पॉजिटिव हो जाएगी, 148/3 + 1। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n = 148 + 3/3, n = 153/3। तो अभी मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था n की वैल्यू क्या हमारी 151, ये सॉरी ये क्या आएगा 151, 48 में 3 जोड़ेंगे तो 151 आएगा। तो देखिए यहाँ पर मेनली हमें देखना क्या है कि n की वैल्यू किस में आई है, फ्रैक्शन में आई है। जब n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, नहीं बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये डेसिमल में, फ्रैक्शन में या नेगेटिव भी होती तब भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर 301 is not a term of given AP, is not a term of a given list of number, ये जो हमें गिवन लिस्ट दे रखी है नंबरों की, 301 उसकी टर्म नहीं है, 301 उसकी टर्म नहीं है। चलिए अब करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में क्या बोला है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, हाउ मैनी यानी कि n निकालना है, और कहा है 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। अब बताइए 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होते हैं, और कहाँ तक जाते हैं, 99 तक जाते हैं 2 डिजिट नंबर। अब हमारा सबसे पहला 3 से डिवाइड होने वाला 2 डिजिट नंबर क्या 10 है, नो, 10 3 से डिवाइड नहीं होता है। 10 के बाद आता है 11, क्या 11 डिविजिबल है, नो। फिर उसके बाद आता है 12 डिविजिबल है, यस। तो पहली टर्म क्या हो गई 12। अब इस तरीके से हमारा आता है लास्ट वाला 99 2 डिजिट में, क्या 99 3 से डिविजिबल है, यस 3 से डिविजिबल है। देयरफॉर सबसे पहले लिखेंगे द लिस्ट ऑफ a two digit number which is divisible by 3, जो कि 3 से डिविजिबल हो रही है, उसकी उस लिस्ट उस नंबर की एपी क्या है, एपी हो गई हमारी 3 से 2 डिजिट में है ना। तो पहला आएगा सबसे पहले 12 15 18 डॉट कहाँ तक 99। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है 12 है, d की वैल्यू क्या है खुद पता है, बार 3 का गैप है 3 है, और लास्ट टर्म यानी कि an क्या है, nth टर्म क्या है 99 है। n निकालना है, फॉर्मूला लगा देंगे an = a + n-1d वाला, n-1d। अब देखिए ये फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ से हमें an की वैल्यू क्या मिलेगी, an की वैल्यू है 99 = a की वैल्यू 12 + n-1, d की वैल्यू हमारी 3। सबसे पहले बोला मैंने इसको प्लस का है, माइनस ले जाओ, -12 = n-1 3। अब देखो 12 इसमें चला जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, = n-1 मल्टीप्लाई में 3। तो देखिए 87 ये 3 मल्टीप्लाई में था, साइड में जा करके डिवाइड, और इधर क्या बचेगा n-1 3 से कट जाएगा, 3 1 जा, और 3 2 जा 6, 3 9 जा 29 आ गया, n-1 है। अब ये -1 है, साइड में आकर के +1 हो जाएगा, और n की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 30 हो गई, क्या हो गई 30 हो गई। इस तरीके से हमें पता चल गया कि 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 कितने हैं 30 है, कितने हैं 30 है, वरना तो गिनते रहो 12 15 18 21 कितने हो गए, तो कितने हो गए हमारे 30 हो गए। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर देयर आर 30 नंबर्स, देयर आर 30 टर्म्स या 32 डिजिट नंबर, 32 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, विच इज डिविजिबल बाय 3, जो कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे कितने नंबर हैं 30 नंबर है।
तो चलिए अब हमारा है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कह रहा है फाइंड द 11th टर्म। क्या बोला है? 11th टर्म। कोई सी भी टर्म पूछे वो ही रख दो। A11 मतलब 11 टर्म पूछिए तो A11, 9th टर्म पूछिए तो A9, 4th टर्म पूछिए तो A4। तो यहाँ पर 11th टर्म पूछी है सबसे पहले हमें, और फिर क्या बोला? 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्या है? लास्ट से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चा। एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का पेपर में एज इट इज पूछ लिया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करा दिए ना भैया ने इसमें। अब देखिए एपी दे रखी है, सबसे पहले एपी लिख लेंगे। एपी इज इक्वल टू 10, 7, 4 डॉट -62। सबसे पहले जब एपी दे रखी है तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई? 10। डी क्या आ गया यहाँ से? A2 क्या आ गया? A2 आ गया 7, A2 आ गया 7 और D क्या आ गया हमारा? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 कितना है? 7 माइनस 10 यानी कि -3। D की वैल्यू आ गई -3। सबसे पहले देखो ध्यान दो, फाइंड द 11th टर्म। 11th टर्म निकालने नो प्रॉब्लम। A11 क्या होता है? A प्लस n माइनस 1D यानी कि A प्लस 10D। A की वैल्यू है, D की वैल्यू है, इजीली हो जाएगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? फ्रॉम द लास्ट टर्म। क्या बोला? फ्रॉम द लास्ट टर्म, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर खाली बोलता है A11 टर्म निकालो तो इजीली हो जाता है, लेकिन कह रहा है फ्रॉम द लास्ट, पीछे से A11 टर्म निकालो फर्स्ट की तरफ, यानी कि इधर से 62, इधर से -59, -56, मतलब इस तरीके से पीछे से 11वीं टर्म निकालो। तो बच्चा लोग नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। पीछे से कोई सी भी टर्म, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से nth टर्म निकालना। nth को ऐसे नहीं लिखते, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है L माइनस n-1D। बस कुछ नहीं करना है, A की जगह क्या कर दो? L कर दो, प्लस की जगह माइनस कर दो, कभी भी मार नहीं खाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट लगाओ बिना किसी झंझट के, NCERT वाला है, पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखो AN क्या दे रखा है यहाँ पे? लास्ट टर्म क्या दे रखी है? लास्ट टर्म दे रखी है हमें -62। जो हमारी लास्ट टर्म होती है वही nth टर्म होती है, वही लास्ट टर्म होती है। अब हमसे कहा है 11th टर्म। क्या कहा है? 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से 11th टर्म क्या होगी? L कितना है? -62 माइनस n कितना है? 11 माइनस 1, D कितना है? -3। निकालिए, -62 माइनस 10 हो गया, मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -62 मल्टीप्लाई में माइनस 2 बार होते हैं तो प्लस हो जाते हैं। 10 3 से 30, 62 में से 30 गए, माइनस प्लस माइनस का 32, क्या आ गया? माइनस का 32। पीछे से यानी कि लास्ट से 11th टर्म क्या होगी? वो होगी 32। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को याद रख लेना। अगर कभी भी गए 11th टर्म निकालो या 10th टर्म निकालो, फ्रॉम द लास्ट क्या लगाना है? L माइनस n माइनस 1D। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट। अब बच्चे 2 एग्जांपल वो भी आपको जल्दी से करा देता हूं। चलिए अब करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में क्या है? एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ए सम ऑफ 1000 इन इन्वेस्टेड एट ₹8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, do these interest of an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact। क्या कहा है? एक लड़का था समीर ने क्या करा? 1000 रुपए अपने बैंक में जमा करे, ठीक, 8 रुपए का उसे इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल। तो वो क्या कह रहा है? कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट ईच ईयर। जो समीर को जो इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल वो कितना मिल रहा है, सबसे पहले तो वो निकालना है। समीर दिया हुआ नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। डू दीज इंटरेस्ट फ्रॉम द फॉर्म एन एपी। और जो उसे इंटरेस्ट मिल रहा है क्या उससे एपी बन रही है? अगर एपी बन रही है तो इंटरेस्ट निकालिए 30 साल में कितना होगा। समझ में आया क्वेश्चन?
तो सबसे पहले चेक करते हैं। तो बच्चा पार्टी, किसी को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है जो बचपन में करा था, क्लास 7th में, क्लास 8th में? चलिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम इंटू अपॉन 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। चलो तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 1000 रुपीज़। कितने दे रखी है? 1000 रुपीज़। रेट क्या दे रखा है हमें? रेट दे रखा है 8%। और टाइम क्या है? 1 पर एनम। टाइम क्या है? पर ईयर, यानी कि 1। सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए क्या हो जाएगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना है हमारा? 1000 इंटू आर कितना है? 8 इंटू टाइम कितना है? 1 अपॉन 100। 20 से 20 कट गए, 8 1 जा 8, तो यानी कि हो गया 80। कितना हो गया? 80 हो गया। अब दूसरा देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फॉर दी सेकेंड ईयर। किसके लिए? सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए भी क्या आएगा? वही फॉर्मूला होगा, P इंटू आर इंटू टी। P कितना है? 1000 है, आर कितना है? 100 है, इस बार टाइम 2 साल है, अपॉन 100। 20 से 20 गए, 8 2 जा 16, 16 1 जा 160। कितना हो गया? 160 रुपीज़ हो गया। पहले आया था 80 रुपीज़, अब आ गया 160 रुपीज़। अब निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे साल के लिए। थर्ड ईयर के लिए क्या सिंपल इंटरेस्ट आएगा? 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100। वही सेम चीज़, इससे कट गया, 8 3 जा 24, यहाँ से आ गया ₹240, 240 रुपये। चलिए लास्ट और दोबारा निकाल के देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर द कौन सा? फोर्थ ईयर। क्या? फोर्थ ईयर। चौथे साल का क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी, 4 साल के लिए, अपॉन 100। 20 से 20 गई, ₹320। तो देखो यहाँ से हमने 4 साल का निकाल लिया। पहले साल का आया 80 रुपये, चलो इधर ही लिख देते हैं। दूसरे साल का आया 160 रुपये। तीसरे साल का आया 240 रुपये। चौथे साल का आया हमारा 320 रुपये। तो इस तरीके से द लिस्ट ऑफ एन नंबर, द लिस्ट ऑफ अ नंबर, क्या? द लिस्ट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट इज। सिंपल इंटरेस्ट की जो लिस्ट थी वो क्या बनी? 80, 160, 240, 320। इस तरीके से अगर निकालना चाहते हैं हम 30 ईयर का भी निकल जाता। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 30 ईयर इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू 30 अपॉन 100, ईजिली हो जाता। लेकिन हम इसे AP से निकालेंगे। पहले इसे चेक करेंगे क्या ये AP है। अगर ये लिस्ट है नंबर की तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 80। सेकंड टर्म क्या है हमारी? A2 कितनी है? 160। A2 कितनी है? 160। और A3 कितनी है? A3 है 240। सबसे पहले D निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी कि 160 माइनस 80, कितना हो गया? 80। अब देखिए D2 क्या आएगा? A3 माइनस A2 यानी कि 240 माइनस 160, यहाँ से भी क्या आ गया? 80 आ गया। देयरफॉर D1 बराबर D2, द गिवन लिस्ट फॉर, देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP। ये जो गिवन लिस्ट है नंबर की AP बना रही है। जब AP बना रही है तो इन्होंने 30 टर्म का बोला, हमसे 30 टर्म का निकालिए। तो यानी कि क्या निकालिए? A30। और A30 क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, A + 29D। कोई सा भी टर्म पूछे, आपको क्या करना है? A प्लस और 1 माइनस कर देना। 30 पूछा है तो 29D। ऐसे ही अगर मैंने A20 पूछे तो A प्लस 20 में से 1 कम करो, 19D। ऐसे ही अगर A12 पूछ लिया तो A प्लस 11D। तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या है? A की वैल्यू है हमारी 80। कितनी है? 80 प्लस, और 29D की वैल्यू क्या है? 29 इंटू D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू है 80। D की वैल्यू भी क्या है? 80 है। तो सबसे पहले 80 प्लस 0, 9 8 जा 9 72 की 2 कैरी 7, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा ₹2400,
यानी कि 30 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 2400 रुपये। कितना हो जाएगा? 2400 रुपये। देयरफॉर द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर इज ₹2400। कितना? 2400 रुपये। चलिए तो अब दिखा देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि एग्जांपल 10 में क्या है? इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन अ फर्स्ट रो, यानी कि एक पेड़ों मतलब उसमें जो है पौधे लगा रखे हैं रोज की फॉर्म में। एक रो में, पहली रो में है 21 पौधे, दूसरी रो में है 19 और तीसरी रो में है 5 रोज के प्लांट हैं। इस तरीके से लास्ट देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। अच्छा, हमसे कहा है पहली रो में 23 है, दूसरी में 21 है, तीसरी में 19 है। इस तरीके से लास्ट वाली में कितने हैं? 5 है। आपसे बोला हाउ मैनी देयर इन दी फ्लावर बेड, हाउ मैनी रोज, ऐसी कितनी रोज हैं। क्या पूछा है? कितनी रोज है, यानी कि हाउ मैनी। जब भी हाउ मैनी का कॉन्सेप्ट आए तो आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछे। सबसे पहले इसे देखते हैं, क्या एपी बन रही है? तो इफ देयर इज अ फ्लावर बेड फर्स्ट इन एन एपी रोज इतना इतना इतना। चलिए हम देखते हैं, इससे निकालते हैं, इससे लिस्ट बनाते हैं। द गिवन नंबर ऑफ लिस्ट, द गिवन नंबर ऑफ लिस्ट इज, क्या बन रही है? पहली में 23 थे, दूसरी में 21 थे, तीसरी में 19 थे, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से लास्ट वाली में 5 थे। तो देखिए 29 में से 21 गया -2, 19 में से 21 गया -2, -2 to 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि एपी है। यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या आ गई? 23 और सेकंड टर्म क्या आ गई? A2 क्या आ गई? 21, A3 क्या आ गई हमारी? A3 आ गई यहाँ से, A3 आ गई 19, क्या आ गई? A3 इज इक्वल टू 19। तो सबसे पहले इसे चेक करेंगे, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 कितना है? 21 माइनस 23, 21 में से 23 गया तो -2 बचा, D की वैल्यू। ऐसे ही D2 निकल जाएगा, D2 क्या होगा? A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 19 माइनस 21 और यहाँ से वैल्यू आ गई -2, D2 की भी वैल्यू क्या आ गई? -2। देयरफॉर D1 बराबर D2, दैट मीन्स the given list of number form an AP, the given list of number form an AP। क्या बना रही है? AP बना रही है। जब ये AP है तो यहाँ से लास्ट टर्म क्या है? L इज इक्वल टू 5, लास्ट टर्म क्या है? 5, या AN क्या है? 5। नाउ जब हमें AN दे दिया है, हमें तो खाली N ही निकालना है। अब AN इज इक्वल टू 5, A की वैल्यू, AN का फॉर्मूला लग जाएगा A प्लस N माइनस 1D वाला, तो A की इज इक्वल टू 5। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू दे रखी है हमें 23, क्या दे रखी है? 23 प्लस N की वैल्यू क्या है? निकालनी है N माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है? -2 है, इज इक्वल टू 5। अब देखिए प्लस का 23 है, साइड में जाकर के -23 हो जाएगा, N माइनस 1 -2 इज इक्वल टू 5 माइनस 23, तो यहाँ से आ जाएगा N माइनस 1 यानी कि -2 इज इक्वल टू 23 में से 5 चला गया तो माइनस का 17 बचा, नहीं माइनस का 18 बचेगा, माइनस का 18 बचा। और देखिए ये माइनस का 2 था, साइड में जा करके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था तो हमारा ये हो गया माइनस का 18 अपॉन में -2, माइनस से माइनस चला गया, 2 से 18 गया, 9 बार में n की वैल्यू -1 था, इधर जाके 9 + 1 हो गया, n की वैल्यू आ गई 10। इस तरीके से हमें पता चल गया देयरफॉर देयर आर 19 रोज इन दी फ्लावर बेड, देयरफॉर देयर आर कितनी 10 रोज, सॉरी 19 नहीं 10 रोज, देयर आर 10 रोज इन दी फ्लावर बेड, इन दी फ्लावर बेड। कितनी है? 19, 10 की 10 रो हैं, ये हमें निकल गया आंसर। इस तरीके से आपके सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 से पहले के एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 जो कि मैंने करा दिए हैं। आशा करता हूं कि आपको सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कुछ अगर पूछना है हमसे किसी और चैप्टर के बारे में या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, तब भी आप डाउट कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आपको पता ही है इन सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल ही जाएंगे। हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।